आप देख रहे हैं भारत 24। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे देश भर में 2024 को लेकर अभी से राजनीति गर्माती हुई दिखाई दे रही है और ये जोर आजमाइश भी हो रही है। आपने देखा कैसे राहुल गांधी एकता यात्रा निकाल रहे हैं, नीतीश कुमार विपक्षीय एकता को लेकर पूरी दिल्ली में भ्रमण कर रहे हैं और उसके साथ साथ तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। हर कोई अपनी अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा है। आज सुबह से राहुल गांधी सत्ता हासिल करने की कोशिश में या फिर अपने पूरे संस्थान को आगे बढ़ाने की कोशिश में आगे बढ़ रहे हैं। राहुल की यात्रा शुरू हुई है कन्याकुमारी से। ये 3 तस्वीरें अभी आप आपके सामने देखिए। 3 तरह से इस पूरे मंच को देखा जा सकता है। और इसी बीच बीती रात भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक बुलाई, जिस बैठक में 144 सीटों के लिए किस तरह की रणनीति तय करनी चाहिए, 2024 में कैसे सभी सीटों पर जीत हासिल करने की रणनीति होनी चाहिए, इस पर विचार मंथन किया गया। यानी कि एक तरफ विपक्षी दल हैं जो कि अपने आप को रेस में लाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां पर खड़े होकर यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो रेस में हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो कि रेस में है नहीं, रेस में आगे कैसे रहे इसकी चर्चा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने की चर्चा कर रही है और यही बताता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों में जमीन और आसमान का फर्क है। अमित शाह ने 4 महीने पहले ही मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर ही मिशन 144 लॉन्च कर दिया था और उसके लिए चर्चाएं शुरू हो गई थी। कल यानी कि 6 सितंबर को इसे लेकर बड़ी चर्चा हुई, जिसमें अमित शाह के साथ साथ जेपी नड्डा भी मौजूद थे और उन्होंने इस पर पूरी बातचीत भी की। इस पूरे बातचीत में सभी केंद्रीय मंत्री शामिल थे, जिम्मेदारियां तय की गई, एहसास हुआ कि कहां क्या मजबूती और कमजोरी है। और सबसे बड़ी बात जो हम आपके सामने प्रमुखता से रखना चाहते हैं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी इलेक्शन मशीनरी है जो कि चुनाव से बहुत पहले एक्शन में आ जाती है और उसके साथ साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ती है। आइए आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था इस मुद्दे पर। जैसे जैसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है तो देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुल करके सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। देश और केरला के लोगों को ये भ्रष्टाचारियों को बचाने वालों से लगातार सतर्क रहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरला की अपनी रैली के दौरान इस बात को सामने रखा था, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर यह चर्चा पहले से चल रही थी कि किस तरह से 2024 की नाव को आगे लेकर चल रहा है और उसके रास्ते में कौन कौन से व्यवधान आ सकते हैं, उन व्यवधान को पहचानते हुए कैसे अपने परिधन पर आगे बढ़ना है। 6 सितंबर की मीटिंग जो बीती रात हुई, उसकी मुख्य बिंदु क्या है अब आपके सामने रखते हैं। 144 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को दिक्कतें आई थी, हार का सामना पड़ा था। इन सभी सीटों पर विचार हुआ। 2019 में 144 सीटों पर जिन पर कल चर्चा हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी को हार मिली, हमने आपको बताया। लेकिन इन सभी सीटों पर जो गौर करने वाली बात यह है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है कि हार का मार्जिन बहुत कम था, इसलिए हार के इस मार्जिन को कैसे जीत में बदला जाए। 144 में आधे पर विजय का लक्ष्य तय किया गया है और उसके साथ साथ 2019 में यही लक्ष्य 30% का था, जो कि अक्टूबर में बीजेपी ने जब दूसरे चरण के चुनाव जब शुरू होंगे उसके साथ ये बात शुरू हो जाएगी। तो मैं आपके सामने जो खाका रख रहा हूं बड़ा स्पष्ट है। आज 2022 है, 2024 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव के अखाड़े में उतरेगी, उसकी तैयारी आज से हो रही है। इस चुनावी अखाड़े में कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को 2019 में दिक्कतें आई थी, जहां पर उन्हें शिकस्त देखना पड़ा था, उसके ऊपर विचार मंथन और चर्चा हो रही है। सभी जिम्मेदार व्यक्तियों को सीटों के बारे में जानकारी दी जा रही है और बताया जा रहा है कि आप अपनी सीटों पर किस किस तरह से क्या कार्य कर सकते हैं। छोटे छोटे समूह बनाए जा रहे हैं जिसको आप वर्किंग ग्रुप कहते हैं और इस वर्किंग ग्रुप के आधार पर भारतीय जनता पार्टी तय कर रही है कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। जैसे कि पहले चरण में अभी चुनाव होने वाले हैं, जहां पर हिमाचल प्रदेश और उसके साथ साथ गुजरात में चुनाव होंगे। इसके बाद
दूसरा चरण जो शुरू होगा, उस दूसरे चरण में किस किस राज्यों पर फोकस देना है? पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, इस पर फोकस देना है। मंत्रियों को यह कहा जा रहा है कि वो प्रवास करें उन राज्यों में जाकर। जीत का मंत्र हर मंत्री को दिया जा रहा है और हर मंत्री के खाते में 3 से 4 सीटें दी जा रही हैं ताकि वो मंत्री उस सीट पर काम करना शुरू कर दे, उसकी पूरी जानकारी ले, तफ्तीश ले और तफ्तीश के साथ आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी इसी रणनीति पर क्यों आ रही है? इसका एक बहुत सीधा सा जवाब है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अपनी टेस्टेड और ट्राइड रणनीति के आधार पर आगे बढ़ती है। कुछ आंकड़े हैं आपके सामने जिसके आधार पर आप समझ सकेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से आगे बढ़ती है। 2014 के जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी का जीत का आंकड़ा बढ़कर 303 हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने अकेले अपने दम पर 21 सीटें बढ़ाई थी। ये 21 सीटें बस हवा में जादुई छड़ी घुमाने से नहीं बढ़ती, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए समझना जरूरी पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी कहां कहां अपनी कमजोर सीटों पर किस किस रणनीति के आधार पर आगे बढ़ती है। इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं और इसका विश्लेषण अब आपको हम करें तो यह आपके सामने विश्लेषण जो है वो अब आपको हम समझाते हैं कि इसमें क्या बातें निकल कर आ रही है। 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने सैचुरेशन पर है। सैचुरेशन मतलब वहां पर सबसे ज्यादा सीटें या यूं कहें कि सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है 2019 में। ये राज्य है राजस्थान, सभी लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में। गुजरात भारतीय जनता पार्टी के खाते में। हरियाणा सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास। दिल्ली सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास। उत्तराखंड सभी सीटें। हिमाचल प्रदेश की सभी सीटें। अरुणाचल की सभी सीटें। ये ऐसे राज्य हैं जिसमें एक भी विपक्ष की सीट नहीं निकल कर आई। इन राज्यों का वोट प्रतिशत आमतौर पर 50% से ज्यादा रहा है। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो 29 सीटों में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने खुद जीत ली। महाराष्ट्र की बात कीजिए, 48 सीटें वहां पर लोकसभा की, उसमें से 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। यानी कि भारतीय जनता पार्टी इन सभी राज्यों में अपनी पकड़ अच्छे बनाए हुए है और इससे बेहतर प्रदर्शन इन राज्यों में नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी की वजह से या फिर तमाम अन्य विधाओं की वजह से यहां पर दिक्कत हो सकती है। ऐसे में एडिशनल सीट्स कहां से आएंगी? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने 144 सीटों की निशानदेही की है। ये वो सीटें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना पड़ा था, लेकिन इन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के हार का मार्जिन बहुत कम था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार यानी कि अमित शाह और जेपी नड्डा अभी से बैठकर ये तैयारी कर रहे हैं कि कैसे इन सभी सीटों पर वो अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जिन राज्यों पर सैचुरेशन पर पहुंच चुकी है भारतीय जनता पार्टी, उन राज्यों में अगर कोई भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई इन 144 में से किसी एक सीटों पर की जा सकती है। इसी रणनीति को इस्तेमाल किया गया था 2019 के चुनाव के लिए, जब भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में विचार मंथन करने के साथ 202 सीटों का आकलन किया था और वो 202 सीटें ऐसी थीं जिस पर भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं मिली थी। वोट मार्जिन बहुत कम था, परसेंटेज डिफरेंस बहुत कम था। इन 202 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, जिसका फायदा यह निकला कि जो सीटें हारी भारतीय जनता पार्टी, उसके मुकाबले जो जीत का फासला था वो कहीं ज्यादा था और भारतीय जनता पार्टी ने 21 सीटें 2014 से ज्यादा 2019 में जीती। 2019 के बाद से अलग अलग समय में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए लगातार कमजोर होता चला गया है। इस बात को भी समझिए, बहुत गौर करने वाली बात है। इसलिए 2024 की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को अब पहले के मुकाबले ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब सिर्फ अपने दम पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई देगी। 22 साल में 29 पार्टियों ने एनडीए का साथ छोड़ा है, लेकिन बीते 3 सालों में 3 प्रमुख राजनीतिक दल एनडीए से अपना दामन अलग कर चुके हैं। अब 2018 में तेलुगु देशम पार्टी जो कि एनडीए से अलग हो गई। 2019 में शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना साथ छोड़ दिया। 2021 में किसानों के मुद्दे पर अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया और 2022 में जेडीयू जो कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी थी 2019 के चुनाव के बाद, उसने अपना नाता तोड़ लिया। यानी कि सहयोगी कम है। एनडीए के बिखराव की वजह से अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि अपने दम पर वो 303 सीटों से आगे बढ़े। अब इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए आवश्यक यह है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति अचूक हो। अब इस टूट और आपसी कलह को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने की बात कर रही है। अब इस पूरे मैकेनिज्म को कैसे अमली जामा पहनाया जाता है, हम आपको भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मशीन, उसकी रणनीति की बारीकियां भी अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं।
दरअसल संगठन को चलाने का एक जबरदस्त मैकेनिज्म है जो भारतीय जनता पार्टी ने उसे मास्टर कर रखा है, क्योंकि इस रणनीति में समर्थकों को वोटरों तक पहुंचने की पूरी कोशिश की जाती है। कैसे समर्थक को आप वोटर में तब्दील करें, यह बहुत जरूरी होता है किसी भी राजनीतिक दल में। मई में ही भारतीय जनता पार्टी ने इसका पूरा एक रोड मैप तैयार कर लिया था। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी दी गई। जीती हुई सीटों के साथ साथ हारी हुई सीटों पर भी ध्यान देने के लिए कहा गया। हारी हुई सीटों को 40 क्लस्टर्स में बांटा गया और उसके आधार पर डेमोग्राफिक और लोकल फैक्टर्स के दम पर भी क्लस्टर्स बनाए गए। क्लस्टर का मतलब यह होता है कि एक समूह, एक गुट। इस क्लस्टर की कमान एक केंद्रीय मंत्री के पास दी गई। मंत्रियों को सभी सीटों का स्वॉट विश्लेषण का हम आपको स्वॉट का मतलब क्या होता है? स्वॉट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्वॉट एनालिसिस करने के लिए कहा गया, यानी कि पहचान की गई कि भाई कौन कौन सी सीटें हैं जिस पर हम काम कर सकते हैं। और उसके बाद यह तय पाया गया कि 144 सीटें ऐसी हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी कमजोरियों को अपनी मजबूती में तब्दील कर दे तो ये ऐसी सीटें हैं जिसमें से कई सीटें कन्वर्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के पास आ सकती हैं। सभी सीटों का विश्लेषण किया गया। मंत्रियों को इस विश्लेषण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब निशाना 2024 का है ताकि इन सीटों से जीत की संख्या को बढ़ाया जाए और इसके साथ साथ अगर जो पुरानी जीती हुई सीटें हैं वहां पर नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई की जाए। अब आप बताइए, आप इसे क्या कहेंगे? दरअसल भारतीय जनता पार्टी जो काम करने की कोशिश कर रही है उसे आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर देखिए। किसी भी बिजनेस का मूल स्थान क्या होता है? अगर आपको कोई संस्थान चलानी है, जैसे मान लीजिए हम भारत 24 की बात कर लें। भारत 24 अगर आज जैसा कि आप देख रहे हैं तकरीबन 50 मिलियन घरों तक पहुंच रहा है, 50 मिलियन लोग भारत 24 को आज देख रहे हैं। अब हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अपनी इस मजबूती को हम आगे बढ़ाते हुए बाकी 50 मिलियन घर जो हमें चाहिए उसको हासिल करने के लिए हमें क्या क्या रणनीति तैयार करनी है। ठीक यही काम अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया कि हमारा यह मजबूत गढ़ है, अब इस मजबूत गढ़ के आगे जो हमारे पास जीतने वाले रास्ते हैं वहां कैसे पहुंचे। इसमें सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि भारतीय जनता पार्टी तय करती है कि एक मैकेनिज्म क्या है और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से और किसी ने नहीं बल्कि चुनावी रणनीतिकार या यूं कहें कि चाणक्य के तौर पर जाने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी बूथवार काम करती है। हर बूथ पर कम से कम 1 या 2 व्यक्ति तैनात किए जाते हैं। हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपने इलाके के अपने बूथ के लोगों के किसी भी बूथ पर 1000 के आसपास वोट होता है। उस वो व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि उन 1000 व्यक्तियों के बारे में जाने, समझे, पहचाने कि इनमें कौन कौन से उनके वोटर हैं, किनके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो वोटर बन सकते हैं। और उसके बाद हर क्लस्टर का एक अलग पन्ना बनता है, इसलिए उनको कहा जाता है पन्ना प्रमुख। और हर पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी होती है कि जो वोटर है उसको तो आपको लाना ही है अपने पोलिंग बूथ तक, लेकिन जो पोटेंशियल वोटर है, जो वोटर बन सकता है, उसको भी पोलिंग बूथ तक लाना है। इसको कहते हैं एक वेल ऑयल्ड मशीन, जिसके तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। लोकसभा के चुनाव में 10,35,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ 2014 के मुकाबले 2019 में 83% जो बूथ हैं वहां तक भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारतीय जनता पार्टी की पन्ना प्रमुख की रणनीति न केवल बूथ पर जमीन तैयार करने के लिए होती है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए भी लोगों को प्रेरित करती है। और यही वजह है कि 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने जहां 170 उम्मीदवारों की जमानत जब्त होते हुए देखा था, वहीं 2019 में यह आंकड़ा सिर्फ 51 पर आकर रह गया। सर आप सोचिए, 170 से 51 तक ले आए हैं जमानत जब्त होने वाले लोगों की उम्मीदवारी के बारे में। और 71 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई थी 2019 में, जो कि बढ़कर विपक्ष की बात अगर करें हम कि जहां 2009 में कांग्रेस के 71 उम्मीदवार थे जिनके जमानत जब्त हुई थी, अब आप देखिए कि 2019 में कहां यह आंकड़ा पहुंच गया। 148 कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत जब्त लोकसभा के चुनाव में हो गई। यह बताता है कि कहां एक पार्टी है जिसने अपने उम्मीदवारों की विनेबिलिटी को बढ़ाया, एक दूसरी पार्टी है जिसने अपने उम्मीदवारों की विनेबिलिटी को घटाया। एक दशक के भीतर जो भारतीय राजनीतिक मानचित्र है, जो एक पूरा मैप है, उस पर किस तरह से कांग्रेस लगातार अप्रासंगिक होती चली जा रही है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती चली जा रही है, ये इसका प्रदर्शन है। और यही बताता है कि चाहे आज विपक्ष अपनी तरफ से कुछ भी रणनीति इख्तियार कर ले, लेकिन जब तक आपकी सोच दूरंदेशी नहीं होगी, जब तक आप ये नहीं जानते कि आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको कब से काम शुरू कर देना है,
आप इस बात का निर्धारण नहीं कर सकते कि आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे। और यह निर्धारण भारतीय जनता पार्टी बखूबी करती है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार और चाणक्य के तौर पर अमित शाह अपने आप में अपनी पूरी काबिलियत साबित कर चुके हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार, और 2 लोकसभा चुनाव में भी, और तैयारी अब 2024 की है। आइए बात करते हैं किस तरह से लंपी डिजीज हमारे देश के पशुओं और खास करके गायों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गया है। क्या है ये लंपी डिजीज? क्या ये आपको हो सकता है? क्या इसकी वजह से आपके बच्चों को परेशानियां हो सकती हैं? क्योंकि गाय के दूध को तो हम आमतौर पर बच्चों को पिलाते हैं, माना जाता है कि सबसे पौष्टिक है। गाय के दूध से बने खाने को खाना हमारे लिए बहुत लाभकारी होता है। लेकिन ये लंपी वायरस किस तरह से हमारे हजारों मवेशियों को मौत के घाट तक पहुंचा रहा है, यह जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। राजस्थान और हरियाणा के कई इलाकों में लंपी वायरस से गाय संक्रमित हो रही हैं। आप उनकी ये तस्वीरें देखिए और खास करके ये उनका शव देखिए या फिर उनके ऊपर जो बॉडी पर जो ये निशान है, ये लंपी वायरस के निशान हैं। लंपी स्किन डिजीज है जो कि वायरस के जरिए होती है और ये देश के 8 राज्यों में मवेशियों को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रही है। आखिरकार कौन कौन से राज्य हैं जहां मवेशियों को खास करके गायों को लंपी डिजीज की वजह से दिक्कत हो रही है? राजस्थान, यहां पर बहुत बड़ी त्रासदी उपस्थित होती दिख रही है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और अंडमान निकोबार, ये तमाम ऐसे राज्य हैं और जहां पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, यूनियन टेरिटरीज हैं, जहां पर लंपी डिजीज की वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हमारे मवेशियों को, खास करके अगर आप देखें तो गाय को। अगर हम सिर्फ गुजरात की बात करें, हम सब जानते हैं कि गुजरात में जो डेयरी का प्रोडक्ट है और गुजरात की जो डेयरी है वो 1 लाख लीटर दूध का प्रोडक्शन करती है प्रतिदिन। 1 लाख लीटर दूध का प्रोडक्शन होता है। अब लंपी डिजीज की वजह से इस पर जबरदस्त असर पड़ रहा है। गुजरात में दूध की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसकी वजह से पूरे देश भर में इसकी किल्लत होने वाली है और ये आपके लिए बड़ी समस्या होने वाली है। लंपी डिजीज क्या है, यह आपके लिए जानना आवश्यक है। मवेशियों को होने वाली ये एक संक्रामक बीमारी है। ये एक वायरस के जरिए फैलती है, जिस वायरस का नाम है कॉपरीपॉक्स। पशुओं से ये पशुओं को फैलती है, इसका संक्रमण होता है। गोट पॉक्स, शीप पॉक्स जैसी बीमारी दरअसल इसका मूल आधार है, यानी कि ये आमतौर पर बकरियों या फिर भेड़ों को होती है। ये वायरस जो बकरी और भेड़ को प्रभावित करती है, ये जब गाय को होती है तो इसे लंपी वायरस कहते हैं। जो तमाम हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं दुनिया भर में, उनका ये मानना है कि लंपी वायरस की वजह से पूरी दुनिया में मवेशियों को बहुत बड़ा खतरा हो रहा है, जिसकी वजह से खास करके भैंस, घोड़े, ऊंट, जिराफ और हिरण बहुत ही गंभीर रूप से बीमार पड़ सकते हैं। इस वायरस की वजह से भैंस थोड़ा बेहतर अपने आप को बचाव कर सकती है, लेकिन गाय इस वायरस के मुकाबले अपने आप को बचा नहीं पाती और उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि भैंस के पास नेचुरल इम्यूनिटी गाय के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि अभी हम इंसानों के बीच में कोरोना वायरस की वजह से बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही। कोरोना की वजह से आपने देखा कि बहुत ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कमजोर थी उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी वो अपने आप को बचा ले गए। यही परिस्थिति अब एक तरह से गाय और भैंस के बीच में हो रही है। भैंस आमतौर पर नेचुरली ज्यादा इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है उनकी, इसलिए वो लंपी वायरस के प्रभाव में नहीं आ पा रहे, लेकिन गाय उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है और गाय लंपी वायरस के चपेट में ज्यादा आ रही हैं, जिनकी वजह से गाय की मृत्यु बड़े पैमाने पर होती है। गाय और भैंस में होने वाले इस स्किन डिजीज का वायरस संक्रमण के जरिए एक मवेशी से दूसरे मवेशी तक पहुंचता है, ठीक वैसे ही जैसे कोरोना का वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। इसके साथ साथ इसमें जो कैरियर है वो मच्छर है, मक्खी है, यहाँ तक कि जू जो रेंगता है, या फिर पिस्सू वायरस है जो इसका कैरियर है, इसका वाहक है। जब जानवर भ्रमण पर बाहर निकलते हैं या फिर चारे के लिए बाहर निकलते हैं तो एक दूसरे से मिलते हैं और उसके बाद जाहिर सी बात है जानवर एक दूसरे के साथ आते जाते रहते हैं, रगड़ते हैं एक दूसरे को। ये संक्रमण की बीमारी बहुत तेजी से इस पर आगे बढ़ती है। जब बारिश होती है तब भी ये वायरस बहुत सक्रिय हो जाता है और इसीलिए इस वायरस को LSD जैसी एक संक्रमित बीमारी की संज्ञा दी गई है। लंपी वायरस की वजह से संक्रमण के बाद जो लक्षण दिखते हैं उसमें 4 से 7 दिन का वक्त लग जाता है
और इसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोरोना का एक इंक्यूबेशन पीरियड है 4 से 7 दिन का, और उसके बाद आपको बहुत तेज बुखार होता है। मवेशियों को भी कुछ ऐसा ही होता है। शुरुआत में मवेशियों की नाक बहती है। कोरोना में याद कीजिएगा लोगों की नाक बहती थी, आंख से पानी निकलता है और उसके साथ साथ लार उनके मुंह से टपकने लगता है। उसके बाद मवेशियों को बहुत तेज बुखार आता है। कोरोना को याद कीजिएगा, कोरोना में भी इंसानों को कितनी तेज बुखार होता था, ठीक वैसा ही कुछ यहां भी लक्षण। और उसके बाद जानवर के शरीर पर 10 से 50 mm की छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, और ये गांठ जब बनने लगती है तो जानवर बहुत परेशान होने लगता है, मवेशी बहुत परेशान लगता है, और फिर धीरे धीरे उसकी भूख मर जाती है और चबाने और निगलने की जो क्षमता होती है वो भी कम पड़ जाती है, और फिर खाना निगलने में बहुत दिक्कत होती है। इन तमाम वजहों से मवेशियों के, खास करके अगर आप गाय की बात करें तो उनके दूध का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। लेकिन अब यहां पर यह सवाल उठता है कि क्या उनका दूध पीना चाहिए, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। लेकिन यह लक्षण 5 हफ्ते तक आमतौर पर बना रहता है। अगर सही वक्त पर मवेशी को इलाज न मिले तो मृत्यु होती है, और जब दूध देने वाली गायें लंपी के खतरे से ज़्यादा प्रभावित होती हैं तो उनके शारीरिक और उसके साथ साथ दूध देने की ताकत पर कमजोरी होती है, और उनकी मृत्यु बहुत बड़े पैमाने पर होती है। इसका संक्रमण का दर क्या है, यह जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। क्या है इसका संक्रमण का दर? लंपी वायरस जानवरों से इंसान में भी फैल सकता है, ऐसी बातें कही जा रही हैं। इसको जेनेटिक म्यूटेशन माना जाए या नहीं माना जाए, ये एक अपने आप में अभी सवालों के घेरे में है, लेकिन जानवरों के बीच में ये बहुत बड़े पैमाने पर फैलता है और बहुत दूर तक फैलता है। एक से दूसरे पशु तक फैलने में इसके जो संक्रमण का जो प्रतिशत है वो 45% है, और मृत्यु दर अगर खास करके हम गाय की बात करें तो 5 से 10% के बीच में है। लंपी वायरस के इन्फेक्शन को कोरोना से भी खतरनाक माना जा रहा है, और वेटरनरी डॉक्टर मानते हैं कि अगर गाय को ये वायरस पकड़ में आ जाए तो जब तक उसके खून के सैंपल की जांच नहीं होगी तब तक पता नहीं चल पाएगा, और जब तक उसकी पूरी जांच हो, सीबीसी काउंट जब तक ना निकले, तब तक वायरस कितने बड़े पैमाने पर प्रभावित कर चुका है मवेशी को, खास करके गाय को, पता नहीं चलता। इस वायरस की वजह से गाय और मवेशियों के फेफड़े पर जबरदस्त असर पड़ता है, उनके गले में इन्फेक्शन होता है, फिर वो नाक तक पहुंचता है और मवेशियों को सांस लेने में दिक्कत आती है। अगर आप देखें तो ये तमाम वही सिम्टम हैं जो कोरोना के सिम्टम हैं, और लगभग यही वायरस लंपी वायरस के तौर पर जाना जा रहा है, जो कि दुनिया भर में बहुत मुसीबतें पैदा कर रहा है। राजस्थान में इसकी वजह से बहुत बड़ा कोहराम मचा हुआ है। दूध का प्रोडक्शन 30% कम हो चुका है, घी का प्रोडक्शन 90% राजस्थान में कम हो गया है, मीठा बहुत खाया जाता है राजस्थान में, रसगुल्ले बहुत बनते हैं, 40% राजस्थान में उसका प्रोडक्शन कम हो गया है, और अभी तक 11,000 करोड़ का नुकसान सिर्फ दूध और दूध से संबंधित प्रोडक्ट्स की वजह से हो रहा है, और वो लंपी वायरस की वजह से हो रहा है। 93 साल पहले लंपी वायरस की खोज हुई थी, और जबकि वायरस हिंदुस्तान में बहुत कम आ रहा था, लेकिन सबसे पहले 2019 में इस वायरस के मिलने की बात निकल कर आई थी। इस वायरस को सबसे पहले 1929 में जाम्बिया में पकड़ा गया था। जाम्बिया से इस वायरस के फैलाव को बोत्सवाना और उसके बाद जिम्बाब्वे, फिर दक्षिण अफ्रीका तक पाया गया, और 90 के दशक में इजराइल में कुछ केसेस मिले, और 2012 में ये मिडिल ईस्ट, सेंट्रल वेस्ट एशिया से फैलते हुए 2019 में बांग्लादेश पहुंचा, और बांग्लादेश के असम से फैलते फैलते वो धीरे धीरे हिंदुस्तान तक पहुंच चुका है, और अब उसकी वजह से हिंदुस्तान में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो लंपी वायरस की वजह से स्थिति बहुत खराब हो रही है। कुछ ऐसी भयावह तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा जरूर सकते थे, लेकिन हम इसे इसलिए नहीं दिखाना चाहते क्योंकि हमारे देश में गाय को सम्मान की नज़र से देखा जाता है, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन ये तस्वीरें बहुत विभत्स हैं, इनको दिखाना संभव नहीं है, इसलिए हम आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। लंपी वायरस के इलाज के लिए आमतौर पर अभी तक कोई एंटीवायरल दवा उपलब्ध नहीं है। इसके प्रसार को रोकने का एकमात्र साधन यह है कि संक्रमित गाय या संक्रमित मवेशी को बाकियों से अलग रखा जाए, और कम से कम 28 दिन के आइसोलेशन में रखना पड़ता है। लक्षण के आधार पर संक्रमित गाय का इलाज करना पड़ता है, और उन्हें तुरंत इलाज के साथ साथ पेन किलर्स और पैरासिटामोल की दवा देनी पड़ती है। एक तरह से देखें तो ये कोरोना जैसा ही पूरा सब कुछ होता दिखाई दे रहा है। भारत में फिलहाल बहुत ज़्यादा सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है इस पूरे मामले पर। वैक्सीन डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने लंपी वायरस के बचाव के लिए गुजरात, राजस्थान और पंजाब को गोट पॉक्स वैक्सीन की 28 लाख डोज भेजी है। राजस्थान समेत पंजाब, हरियाणा और गुजरात में
लगातार दूध के दाम बढ़ रहे हैं क्योंकि लंपी वायरस की वजह से गौवंश की बहुत मृत्यु हो रही है। इस मृत्यु दर के बढ़ने की वजह से दूध नहीं निकल पा रहा। और अब सवाल ये उठता है जिसका जवाब हम आपके सामने देना चाहते हैं कि अगर गाय को लंपी वायरस है, अगर भैंस को लंपी वायरस है, तो उसका निकाला दूध क्या आपको पीना चाहिए? लोग इस बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं कि क्या गाय के जरिए ये वायरस उनके दूध के जरिए इंसानों तक पहुंच तो नहीं जाएगा। इस पर एक्सपर्ट्स का जो कहना है वो ये है कि अगर आप दूध को 100 डिग्री तापमान तक उबालते हैं, यानी कि जब आप दूध को उबालते हैं अपने तसले में और वो दूध का उबाल पूरे तरीके से आ जाता है, तो फिर ये आपके लिए खतरनाक नहीं है, क्योंकि 100 डिग्री के आसपास जब तापमान होता है तो उसके बाद वायरस मर जाता है। और चूंकि ये वायरस अभी तक जेनेटिकली म्यूटेट करके इंसानों को प्रभावित नहीं कर पा रहा, इसलिए इसमें बचाव के बहुत अच्छे साधन। यानी कि नोट कीजिए इस पॉइंट को, नोट कीजिए इस पॉइंट को। आज जब आप दूध उबालिएगा अपने घर पर, कृपा कर लंबी अवधि तक अपने दूध को उबालिए, ताकि लंपी वायरस अगर उस दूध में उसके उपस्थिति है तो ऊंचे तापमान की वजह से वो मर जाए और आप संक्रमित नहीं हो, आप तक किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। डॉक्टर इस संबंध में क्या करें, देखिए आप। वायरस 40-45 डिग्री पे ख़त्म हो जाता है, हमारा 100 डिग्री पे उबलता है पानी में, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो जीवित जानवर है, गाय और भैंस स्पेशली, उनके लिए बहुत घातक हो सकता है, क्योंकि इसमें जानवर मरता तो नहीं, ट्रीटमेंट तो हो जाएगा, लेकिन दूध से जानवर चला जाता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत से लोगों का व्यापार है दूध पे निर्भर है, तो दूध से जानवर चला जाए तो उन्हें बहुत गहरा नुकसान है। तो वो तमाम लोग जिनके परिवार दूध के व्यापार या दूध के प्रोडक्शन की वजह से अपने घर चला रहे हैं, आपके लिए बहुत मुश्किल का समय है। सचेत रहिए, मवेशियों को ये प्रभावित करेगा। अपने मवेशियों को संभाल कर रखिए। अगर कोई संक्रमित मवेशी आपके पास है तो 28 दिनों तक उसको आइसोलेट कर रखिए, अन्यथा आपके बाकी मवेशियों को भी प्रभावित करेगा। लेकिन आम लोगों के लिए हम एक बार फिर इस चेतावनी को सामने रखें। आप गाय का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, भैंस का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, डेयरी से दूध लेकर आ रहे हैं, कृपा करके अपने दूध को अच्छे से उबालिए, ठीक से उबालिए। कम से कम 4 या 5 मिनट तक अच्छे उबाल आने दीजिए, ताकि 100 डिग्री से ज़्यादा के तापमान पर आपका दूध उबले और उसमें लंपी वायरस के जीवित होने की कोई संभावना ना हो। आप स्वस्थ रहेंगे तो हिंदुस्तान स्वस्थ रहेगा, फिट इंडिया होगा तो आगे बढ़ता दिखाई देगा।